हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने प्रिपरेशन को जबरदस्त और बेहतरीन ढंग से करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए जल्दी से चालू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून ज्यादा सही रहेगा, इवनिंग तो ठीक नहीं है। चलो जी, बेसिकली वही अपना जो चल रहा था उसी को चलाएंगे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। करेक्ट है। और उसमें आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं 5 ईयर प्लान। कल कहां तक कर लिया था, कोई याद दिलाएगा मुझे? याद दिलाओ। चलो, पेज ऐड नहीं करा ना? कर दिया, हो गया। चलो, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम बात कर रहे थे 5 ईयर प्लान की। और कौन से 5 ईयर प्लान से कहां तक कर लिया था हमने? हमने 4th 5 ईयर प्लान से लेकर 7th 5 ईयर प्लान तक हमने कौन से कहां तक कर लिया था? 4th 5 ईयर प्लान से लेकर 7th 5 ईयर प्लान तक हमने चीजें कंप्लीट कर ली थी, इनकी डिटेल्स देख ली थी। आज हम बात करेंगे 8th 5 ईयर प्लान से 8 से लेकर 12th 5 ईयर प्लान तक। इनके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इनके टारगेट्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, एटसेट्रा, थीम, इन सब बातों में बातें करने वाले हैं। ठीक है जी। जय हिंद जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो, लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक मिनट यार, इसको सही करो, चुप रहे। चलो, राइट डाउन द टॉपिक। टॉपिक क्या चल रहा अपना? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर plans is the topic which is going on now। मेरे दोस्त, हम बात कर चुके थे 7th 5 ईयर प्लान के बारे में। वी अर्लियर टॉक्ड अबाउट 7th 5 ईयर प्लान। किसके बारे में बात करी थी? 7th 5 ईयर प्लान के बारे में बात करी थी, जिसका टाइमिंग था 1985 से लेकर 1990 तक। 1985 से लेकर 1990 तक। और यहां पर हमने 6% की ग्रोथ रेट अचीव करी थी। पहली बार इंडिया क्रॉस्ड द ग्रोथ रेट ऑफ 5%, जिसको हमने कहा था हिंदू ग्रोथ रेट, हमने यहां पर क्रॉस कर दी थी। करेक्ट है बात? अब हुआ यूं कि 90 का दशक जब एंड हो रहा, ये 90 के दशक की जब शुरुआत हो रही थी, तो यहां कुछ सिचुएशंस इंडिया में डेवलप हुई। इंडिया में सिचुएशन क्या डेवलप हुई? देखो, ये सिनेरियो, ये जो टाइम, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, अब यहां पर स्लोली स्लोली इंडिया में एक चेंज आया। इंडिया में एक बड़ा चेंज आया। चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि इंडिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो गई थी। इन इंडिया पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वॉज इंक्रीजिंग। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इंडिया में इंक्रीज हो गई थी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है सर? सर, मॉडल कौन सा था 7th 5 ईयर प्लान का? अगर मॉडल की मैं बात करूं दोस्त, तो ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। JW मिलर मॉडल इसे कहा जाता है। JW मिलर मॉडल 7th 5 ईयर प्लान का मॉडल था। करेक्ट है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब थोड़ी सी उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन समझो इंडिया की, हो क्या रहा था इंडिया में। देखो, इंडिया में गवर्नमेंट कैसे बनती है? गवर्नमेंट बनती है जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है इन लोकसभा, मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अंदर जिस भी पार्टी के पास
मेजोरिटी हुई, यानी कि जिस पार्टी के पास 50% प्लस सीट हुई, 50% प्लस 1 प्लस सीट हुई, वो यहां पर जीत जाता है। सर 7 में ये था, 8th ये या 8th, अरे बेटा 7th हो गया, 7th तो बता दिया गया। अब 7th के आगे की कहानी मैं बता रहा हूं। 90 जब 1990 आया तो बैकग्राउंड समझना पड़ेगा ना, उस समय हो क्या रहा है। तो असल में इंडिया में एक ऐसा टाइम आया, इंडिया में एक ऐसा टाइम आया कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आ रही थी। आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ रही थी। अब सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ रही थी तो यहां उसका हुआ यूं कि कोयलेशन बनाने लगी पार्टीज। क्या बनाने लगी? कोयलेशंस, कोयलेशन बनाने लगी पार्टियां, यानी कि अपना समूह ग्रुप बनाने लगी। अलग अलग 2-2, 3-3 पार्टियां मिलकर अपनी बताती कि भाई हमारे पास मेजोरिटी, और अपनी गवर्नमेंट बना लेती। अब इसमें समस्या क्या आती है, इसमें एक कोई भी अगर पार्टी नाराज हो गई किसी भी काम से तो ये पार्टी अपना सपोर्ट वापस ले लेगी और उस गठबंधन की, उस बेसिकली कोएलिशन का मेजोरिटी लूज हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में उस दौरान ये दौर था कि भाई इंडिया के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत थी। इंडिया में कोई 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनता, कोई 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बन रहा था। अब उस चीज के कारण क्या होता है मेरे बच्चे, इस चीज के कारण एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा इंपैक्ट जो आता है, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो यहां पर आता है, वो इंपैक्ट ये आता है कि जब कोई भी एक सिंगल, देखो 1 साल कोई प्रधानमंत्री बना, अब 1 साल वो बना, फिर उसके बाद उसने रैली वैली निकाली, काम कर नहीं पाया, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री बन गए। तो जब ये अगर फ्रिक्वेंटली पॉलिटिकल हेड्स जो हैं अगर फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहेंगे, किसी भी देश के एग्जीक्यूटिव अगर बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहेंगे तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक आदमी आएगा, उसकी थॉट प्रोसेस अलग होगी, वो उसके कुछ विचार अलग होंगे, वो कुछ अलग करना चाहेगा और वो ढंग से चीजें अपनी इंप्रूव नहीं कर पाएगा। क्लियर बात है? दूसरी चीज, इंडिया पे लगातार एक और इंपैक्ट आ रहा था, इंडिया पे लगातार एक और चीज बन रही थी। ठीक है, क्या बन रही थी कि इंडिया के अंदर लगातार कंटिन्यूस इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट हो रहा था। कंटिन्यूस इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे में लगातार वृद्धि हो रही थी। क्यों हो रही थी सर आप बोलोगे? वो इसलिए हो रही थी बिकॉज उस समय की हमारी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी, तो गवर्नमेंट को एक बड़ा अमाउंट, बड़ा चंक, बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता था फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। लोगों के लिए कल्याणकारी स्कीम्स बहुत सारी लानी पड़ रही थी। दूसरा, कंटिन्यूस डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व, कॉन्टिन्यूस डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो विदेशी मुद्रा भंडार था, उसमें भी लगातार कमी आ रही थी। क्यों कमी आ रही थी? बिकॉज वी वर हैवीली बर्डन बाय द इंपोर्ट, हैवी बर्डन ऑफ इंपोर्ट। हमारे पास, हम बहुत सारा सामान इंपोर्ट करते थे, हैवी बर्डन ऑफ इंपोर्ट। एक्सपोर्ट हम कम करते थे, इंपोर्ट हम ज्यादा करते थे, चीजों का आयात करते थे तो पेमेंट देना पड़ रहा था। अनदर थिंग, एक और चीज यहां पर कंटिन्यूस, और यहां पर इंक्रीजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और पब्लिक कंपनीज। अब सरकार ने जो सरकारी कंपनियां चला रखी थी, इनको जिंदा रखने के लिए, बिकॉज आइदर उस समय जितनी भी पब्लिक कंपनीज थी, मोस्ट ऑफ द पब्लिक कंपनीज आइदर दे वर नॉट मेकिंग द प्रॉफिट्स, और अगर प्रॉफिट्स कम भी
प्रॉफिट्स जनरेट भी कर रहे थे तो बहुत कम जनरेट कर रहे थे। आइदर तो देवर मेकिंग द लॉसेस, या तो उन्हें लॉस हो रहा था और प्रॉफिट भी हो रहा था तो वो नेग्लिजिबल हो रहा था। अब भाई जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो हर साल चलाने के लिए पैसा चाहिएगा, वो पैसा कहां से लाएगा? तो हर साल सरकार उन कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को बचाने के लिए एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रही थी, इनके अंदर बड़ा अमाउंट इनमें जा रहा था। इसके कारण से धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ, हमारे यहां इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी का भी दौर आ गया। इसीलिए इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी आ जाती है इंडिया में। जब हमारे पास एकदम से पैसे की कमी हुई, तो कमी हो जाने के कारण हमने, हमारे पास जो सोना था लगभग 75,000 किलो सोना, इंग्लैंड, जापान और स्विट्जरलैंड के पास हमने जॉइंटली रखा, उसे गिरवी रखा और उससे पैसा लेकर आए, बट लगातार हमारा तो खर्चा हो ही रहा है। अब इसी के कारण से, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, 1990 के अंदर गवर्नमेंट ने नई 5 ईयर प्लान लॉन्च नहीं किया, एंड इंस्टेड ऑफ 5 ईयर प्लान 1990 से लेकर 1992 तक एक प्लान हॉलिडे डिक्लेयर किया गया। प्लान हॉलिडे डिक्लेयर किया गया, कोई नया 5 ईयर प्लान यहां पर नहीं लेकर आए। वाई? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी। हम बात कर रहे हैं 1990 से लेकर 92 के अंदर। What were the reasons? Political instability का, not a single party was getting the majority, so there were instances of coalition government, and whenever the coalition government is in power, so when a simple or a part of the party get annoyed or irritated by the government, it pulls out its support and government goes down or government falls down. So again and again political instability थी, एंड देर वॉज इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी टू, और इसी के साथ साथ अनस्टेबिलिटी भी होने वाली थी। रितिका बेटा 1990 करवा दिया था यार। 7th 5 ईयर प्लान में 1985 से लेकर 1990 तक के जितने इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे वो बता दिए थे। हर ईयर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होगा ये जरूरी नहीं है। अभी भी आपको नहीं पता चल रहा हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? शाबाश। अब सर, व्हाट हैपेंड फ्रॉम 19, क्या हुआ ऐसा 1990 से लेकर 92 के बीच? अब वो कहानी हम पढ़ते हैं 1990 से लेकर 1992 तक। करेक्ट? फ्रॉम 1990 से लेकर 1992 इंडिया में लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस इंक्रीज होती गई। क्या होती गई? इकोनॉमिक क्राइसिस इंक्रीज होती गई। इन 1991 दो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, कुछ दो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जिन्होंने इंडिया को बहुत बड़ा इंपैक्ट किया। ये इंटरनेशनल इवेंट क्या थे दोस्त? 2 इंटरनेशनल इवेंट्स। व्हाट वर दीज? तो एक तो कुवैत ने इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। इराक इन्वेडेड कुवैत। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया था, जिस पर एयरलिफ्ट भी मूवी बनी है, और इस बार के सीएपीएफ है ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम था उसके अंदर यह स्टेटमेंट दिया गया था। कौन सा? कि इराक इन्वेडेड कुवैत इन 1991। अब जब इराक ने कुवैत पर हमला किया, सर जेडब्ल्यू मॉडल तो 8 5 ईयर प्लान का मॉडल है ना, क्यों एक मॉडल 2 5 ईयर प्लान का मॉडल नहीं हो सकता क्या? कुछ उसमें दिक्कत आती है क्या? है या बीच में बोलने में मजा आता है? जब मैं बोलूं डाउट पूछो, तब पूछो, बिकॉज आई एम नॉट
मैंने आप लोगों की रिपोर्ट देखी, बहुत बुरा हाल है आपका डीपीपी में भी। यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड यार, तो पढ़ लो प्लीज। मैं पहले खुश होता था कि कोई बात नहीं, बच्चे मजे कर रहे हैं, लेकिन आज शायद परफॉर्म अच्छा कर रहे होंगे। आई सो योर रिपोर्ट, रिपोर्ट देखी मैंने आपकी सबकी। तुम्हारा एवरेज वॉच टाइम 10 10 मिनट का है। इतनी देर क्लास में ध्यान दे पा रहे हो? उस बीच में आप व्हाट्सएप चलाने लग रहे हो, उस बीच में आप दुनिया भर की बाकी चीजें कर देखने को लग रहे हो अपने फोन में। अटेंडेंस आपकी कम है, एवरेज वॉच टाइम आपका कम है, डीपीपी आप कम कर रहे हो। तो यार फिर मेरे को बदनाम करोगे ना यार, है ना? तो प्लीज डोंट डू दैट। अगर कुछ करते हो, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। मैंने तो एक भी डीपीपी नहीं, बहुत सारे ने नहीं करी सर। वो 49 एंड 51 क्वेश्चन तन में, उसके लिए मुझे तुम भेज दो, क्वेश्चन भेज दो, है ना, ऑफिशियल अपने टेलीग्राम चैनल पे, मेरे वाले पे, देसा सर PW, है ना, तो उस पर मुझे पर्सनली भेज दो, आप देख लो। तो बच्चे वो मुझे बड़ा बुरा लगता है आप लोग जब बुरा परफॉर्म करते हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छे अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लेकर आऊँ, अच्छी अच्छी कहानियां आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आपका मन लगे, आप अच्छे से पढ़े, मेहनत करें। चलो खैर, मेरा क्या है, मैं तो मेरा काम करूंगा। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग कि जब इराक ने कुवैत पर हमला किया, तो ये आपस में, ये मेडिटेरियन, ये मिडिल ईस्ट वाली जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, इराक, ओमान, ये कंट्रीज आपस में वॉर करने लगी। इसे बोलते हैं गल्फ वॉर, वॉर इन गल्फ कंट्रीज, वॉर इन गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देशों में युद्ध हो गया। इससे सर हम पे क्या इंपैक्ट आएगा? बिकॉज हम सबसे ज्यादा पेट्रोल कहां से ला रहे थे? गल्फ कंट्रीज से ला रहे थे, और वैसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा पेट्रोल की सप्लाई गल्फ कंट्रीज करती हैं। तो अगर यहां पर वॉर हो जाएगा तो तेल महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। अब क्या हुआ, शाम को 10:15 हो रहे थे, गेट पर किसी ने ठक ठक की। हमने दरवाजा खोला, इंडिया ने दरवाजा खोला, तो इंडिया को 5 लोग दिखे, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, इराक, ओमान। ये 5 लोगों ने कहा कि यार इंडिया, आप बहुत सारा तेल हमसे लेते हो। हमने कहा हाँ जी लेते हैं। कि यार एक काम करो, पिछला जो तेल लेकर गए थे उसका पेमेंट कर दो, हमें पैसे की जरूरत है। हमने कहा क्या हो गया? कि यार वो युद्ध हो गया हमारे आपस में, अब तो युद्ध हो गया तो पैसे चाहिए, और आपसे जो भी हम उधारी मांगते हैं हमें पैसा चुकाओ यार, प्लीज डू अवर पेमेंट, हमारा पेमेंट कर दो। अब हमारे पास तो पैसे थे नहीं इतने, बिकॉज मैंने बता दिया कि धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे पर पाइल अप हो रही थी, इकोनॉमिक बर्डन हम पर बढ़ता जा रहा था, फिजिकल बर्डन हम पर बढ़ता चला जा रहा था, राजकोष में पैसे नहीं बचे थे। एंड देवर सेइंग अगेन एंड अगेन कि भैया पैसे दो, भैया पैसे दो। तो हमने एक काम किया, अपना फोन निकाला और अपने बड़े भैया USSR को हमने व्हाट्सएप कर दिया कि भैया आई नीड सम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, प्लीज मुझे गूगल पे या फोन पे कर दीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना इतना पैसा। अब उधर भैया ने मैसेज तो देख लिया, ब्लू टिक आ गया, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। अब ब्लू टिक आ गया, इसका मतलब भैया ने देख तो लिया, रिप्लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है। हमने बड़े भैया यानी कि USSR से बात करी, तो वहां पर कहानी दूसरी ही निकली। पता चला कि भैया भाभी अपने और उनके बच्चे सब अलग अलग हो रहे हैं। रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ये सब अलग हो रहे हैं। सो दिस वॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये भैया जो है हमारे USSR भैया, है ना, ये भैया हमें कुछ पैसा दे देंगे, बट बड़े भैया के तो खुद के ही खाने के वांदे पड़ गए। अब पैसा आए तो आए कहां, जाए तो जाए कहां, होगा तो होगा क्या? अब जब ये 5 देश हम पर बोलने लगे कि भाई इंडिया तुम्हारे भैया पैसे नहीं भेज रहे, तो हम क्या करें, हम क्या करें?
पैसा तो चाहिए। तो इंडिया ने कहा कि ज्यादा करने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू हैव एन एटीट्यूड, आई विल थ्रो मनी ऑन योर फेस, मैं आपके मुंह पर पैसे मारूंगा। एंड इंडिया गया जल्दी जल्दी और इंडिया ने अपनी तिजोरी खोली, टी करके हरिसन का ताला उस पर लगा हुआ था। और जब उस तिजोरी को इंडिया ने खोला, उस तिजोरी को जब इंडिया ने खोला, तो इंडिया देखता है इसमें केवल और केवल 100 करोड़ रुपए का ही हमारे पास रिजर्व बच रहा था। 100 करोड़ रुपए का रिजर्व। आप बोलोगे सर बहुत है, अरे एक आदमी के लिए तो बहुत है, लेकिन 100 डेज उस समय इंडिया को 7 दिन तक ही रन कर सकते थे। यानी कि इंडिया 7 डेज तक अपने खर्चे चला सकता था, 7 दिन के बाद में तो पैसा ही खत्म हो जाने वाला था। दूसरी तरफ हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट हमारे एक्सीड कर रहे हैं एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट्स आर एक्सीडिंग एक्सपोर्ट्स, एक्सीडिंग एक्सपोर्ट। हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सीड कर रहे हैं एक्सपोर्ट से। तो दैट मीन्स हमारे इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। इस सिचुएशन को वी कॉल इट, इस सिचुएशन को 1991 में ये जो कहानी हुई, इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसे क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन समस्या। इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब हुई दोस्त? तो इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई 1991 के अंदर। प्लीज रिमेंबर, इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब हुई? 1991 के अंदर हुई सर। कब हुई? 1991 के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में हुई दोस्त। What were the international reasons? International reasons थे war in Gulf countries and disintegration of USSR. What were the domestic reasons? Domestic reasons क्या थे दोस्तों? domestic reasons मैंने आपको पीछे शायद बता दिए ना। domestic reasons, domestic reasons थे ये वाले। These are the domestic reasons of balance of payment crisis. ये हमारे domestic reasons थे, ये कुछ कारण थे ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ 1991। बीओपी क्राइसिस इंडिया में एक बार ही हुई है 1991 में, जिसके कुछ ये रीजंस थे। इसी बीच सरकार बदल जाती है। अब इंडिया को नए प्राइम मिनिस्टर की जरूरत होती है। इंडिया ने नए प्रधानमंत्री, न्यू पीएम अपॉइंट हुए इंडिया में। हालांकि वो पीएम बनना भी नहीं चाहते थे, उनकी स्टोरी कभी मैं दोबारा बताऊंगा। इनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव साहब। क्योंकि उस समय इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना बिल्कुल कांटों का जलता हुआ ताज पहनना था, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही टेंशन वाली पोजीशन में थी, बहुत ही बिगड़ी हुई स्थिति में थी। तो जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, सारा का सारा उसी पर नाम आ जाने वाला है। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव साहब को एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत थी, जो इकोनॉमी को इंप्रूव कर ले या इकोनॉमी को एटलीस्ट संभाल ले। बहुत सारे नाम आए, बहुत सारी चर्चाएं हुई। ऐसे में कांग्रेस के एक नेता ने नाम लिया डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अगर मैं बात करूं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए और आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, और उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव साहब के सेक्रेटरी भी थे, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री में 2 बार फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, 2 बार आरबीआई के गवर्नर रहे, है ना। और उसके बाद इंडिया के 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहे, 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे। तो अगली बार कोई बोले ना कि मनमोहन सिंह साहब ने कुछ काम नहीं किया, तो उसको बता देना, जिंदगी में कोई सोच नहीं सकता, उससे कई गुना काम किया भाई ने। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया, और ये जिम्मेदारी दी गई कि भैया अब ये हमारे ऊपर समस्या आन पड़ी है, इससे हमें निकालिए। अब हमारे ऊपर तो भाई मानो कि बिल्कुल कांटों का ताज रखा गया था, बहुत परेशान थे।
हमने अपने अपना ईयरफोन निकाला, मोबाइल निकाला और ईयरफोन लगाकर एक गाना सुनने लगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो इंडिया को लगा कि व्हाई नॉट हम इंग्लैंड के पास जाएं। इंडिया अप्रोच टू द इंग्लैंड, इंग्लैंड के पास गया इंडिया। रात हो चुकी थी इंग्लैंड तक पहुंचते पहुंचते इंडिया ने दरवाजे पर नॉक किया। ब्रिटिशर्स ने वहां दरवाजा खोला, इंग्लैंड ने दरवाजा खोला। इंग्लैंड वाले एक दिन वहां एक मूवी देख रहे थे उस दिन, जिसका नाम था लगान। अब लगान हमने भी देखी, हमने कहा कि इसमें तो हम ही जीतते हैं, कोई बात नहीं। हमने कहा कि अंग्रेजों, हे अंग्रेजों, आपने हमें 200-300 साल लूटा है। आपने यू द ब्रिटिशर्स हैव लूटेड अस फॉर द 200 to 300 years. Now we are in search of money and now we are in need of certain funds. Please provide us the funds. आप हमें कुछ ना कुछ पैसा दो, लोन में दे दो, हमें कुछ ना कुछ पैसा दे दो। And because Britishers were looking at the लगान मूवी, ब्रिटिशर्स ने कहा दुगना लगान देना पड़ेगा। What did they say? They said, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा दुगना लगान देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, क्योंकि लगान मूवी तो हमने भी देखी है, हम ही जीतेंगे, हमारे पास कचरा है बॉलिंग कराने वाला, है ना। सो हमने कहा ठीक है, दुगना लगान बताइए। उन्होंने कहा कि 45,000 किलो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखवाइए और 20,000 किलो सोना फेडरल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यानी कि स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक के पास गिरवी रखिए। कुल मिलाकर 65,000 किलो सोना गिरवी रखिए, तब जाकर हम आपको कुछ पैसा दे देंगे। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि इंडिया बेहोश हो गया। जब इंडिया को होश आया, इंडिया ने कहा इंग्लैंड को इधर आ यार, क्या बदतमीजी है भाई। 75,000 किलो सोना पहले रख दिया, अभी कुछ दिन पहले ही रखा है। 200-300 साल में तू लूट के लेकर आ गया और अभी भी लग रहा है तेरे को सोना गिरवी है, सोना हमारे पास, सोना इतना कहां से सोना है हमारे पास। ये बप्पी लहरी पे सोना देख रहे हो, ये नकली सोना है। अब सोचो इंग्लैंड कितना तेज है, how scary the England is. They in 1991 they are still thinking that India has abundance of gold. So think about it, उन्होंने कितना सोना इंडिया में देखा होगा। बहरहाल इंडिया के पास था नहीं, तो now the time has to change. अब टाइम बदलना पड़ेगा, म्यूजिक भी हमें बदलना पड़ेगा। अभी तुम तो ठहरे परदेसी से काम नहीं चलाना पड़ेगा। मिस्टर अरिजीत सिंह, कम एंड सिंग चन्ना मेरे आ। अब हमने ईयरफोन में गाने लगा लिए, चन्ना मेरे आ, है ना। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। तो जब ये गाने चलते हैं ना, बादल आ जाते हैं, बादल गड़गड़ाने लगते हैं, तूफान होने लगता है, चारों तरफ अंधेरा होता है। भारत को समझ में नहीं आ रहा कि भारत इस समस्या से कैसे निकलेगा। चलो छोड़ो, कहानियां ही छोड़ो आप लोग, आप बच्चों की मैं बातें ही सुनता हूं। सर बैंक क्यों नहीं देगी? अरे तन्मय जी, उस पे बैंक पे पैसा कहां आएगा जब इंडिया के पास पैसा नहीं है? कहां से लाओगे पैसा? है ही नहीं, बैंक क्यों नहीं देगी? मौसी चलाती है मेरी बैंक, पैसा दे देंगी वो। क्या बातें करते रहते हो? मैंने कहानी ऐसी बनाई कि मैं भाई आपको समझा दूंगा, याद करवा दूंगा, और ये कह रहे सर बैंक 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 जाओ ना, बैंक पैसा क्यों नहीं देगी? सर मारो बैंक के चांटे, पैसे देगी पैसे बैंक? अरे कौन सी बैंक दे देगी हमें? फोकट में कोई नहीं देता, साथ घर वाले भी नहीं देते। वो तो बैंक की बात कर रहे हो तन्मय जी आप। बाहर की बैंक भी क्यों दे देगी? क्यों क्यों? हम उनके मौसी के बच्चे हैं, चाचा जी लगते हैं, वो कैसे दे देंगे? फ्री में कोई नहीं देता पैसा। अभी बताऊंगा कौन देगा पैसा। लेकिन तुमने अंधेरा होते ही वो लाइट जला दी, सारा माहौल ही खराब कर दिया। अरिजीत सिंह और भाग गया हमारा। चलो नाउ यूएन से मांग लेते। यूएन पैसे देती है क्या? कुछ पता नहीं है तो मत बोलो यार, कैरेक्टर्स खराब कर रहे हो यार अपनी कहानी के। चल अब हुआ यूं कि इंडिया को गमगीन माहौल, अंधेरा हो चुका है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही हैं, तूफान है चारों तरफ। इंडिया को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या। तो इंडिया चलते चलते एक एक पत्थर पर इंडिया को ठोकर लगती है। इंडिया को क्या लगती है? ठोकर लगती है। तो इंडिया को याद आया 1944, फ्लैशबैक में चला गया इंडिया। 1944
एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसका काम ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कंट्रीज की मदद करना। सो इंडिया वेंट टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक बेटा ऐसे पैसे नहीं देता, है ना, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में भी अलग अलग बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक में भी अलग अलग बैंक हैं। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो दुनिया के उन गरीब देशों को पैसा देता है जिनकी जो समय पर लोन चुका देते हैं। दूसरा, वर्ल्ड बैंक में एक और बैंक है, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वो दुनिया के उन गरीब से गरीब देशों को पैसा देता है जिनको डेवलपमेंट की जरूरत है। तो हमें कौन पैसा दे देगा दोस्त, है ना। नाउ IMF के पास गए। IMF कहां पर है, वॉशिंगटन DC। हम पहुंचे 7 समुंदर पार। IMF के पीछे IMF का दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। हमने फिर खटखटाया, फिर भी किसी ने नहीं खोला। हमने फिर खटखटाया, ऐसे में दरवाजा अपने आप खुला, टी करके। हम अंदर पहुंचे। अंदर एक आदमी बैठा है जिसका नाम है IMF ने कहा कि हाँ बताओ भारत क्या चाहिए। हमने कहा बाबा हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगी, वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, हमें कुछ रिलीफ फंड दे दो थोड़े दिन के लिए, हम सारी इकोनॉमी को स्टेबल कर पाए। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, आए हो तो जादू तो दिखाऊंगा। बाबा ने अपने झोले में से एक कबूतर निकाला, उस कबूतर में धुआं उठने लगा, आग लगी, धुआं लगा, धुआं बना, और वो पैसे का सूटकेस बन गया। वर्ड IMF ने हमें वो सूटकेस दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये ले पैसे। हम निकलने लगे तो IMF ने बोला इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, फ्री में पैसा नहीं। देयर आर 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस। हमने बोला बोलिए। LPG, LPG। हमने क्या, उन्होंने कहा ये 3 कंडीशन है, इनको अगर इंप्लीमेंट करोगे तो ही ये पैसा काम आएगा, वरना धुआं उठेगी, आग लगेगा और कबूतर बन के उड़ के चला जाएगा। सो IMF provided us the funds, provided us the funds, but with 3 conditions, but with 3 conditions। लेकिन हम पर लगाई गई 3 शर्तें। ये शर्तें कौन कौन सी थी दोस्त? पहला L, दूसरा P, तीसरा G। इंडिया आता है वापस अपने देश में और फाइनेंस मिनिस्टर से पूछता है कि सर IMF ने पैसा तो दिया है लेकिन कंडीशंस लगाई हैं LPG। मनमोहन सिंह साहब ने कहा दिस L मीन्स लिबरलाइजेशन। L का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन। P मीन्स प्राइवेटाइजेशन। G मीन्स ग्लोबलाइजेशन। G मीन्स ग्लोबलाइजेशन। अब इंडिया ने इन 3 कंडीशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। क्या बनाई? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और साथ साथ में इंडिया ने कुछ शॉर्ट टर्म एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। शॉर्ट टर्म एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इंडिया ने करे। अब इनमें से अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स क्या थे मेरे दोस्त, तो शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स जो इंस्टेंट रिफॉर्म्स थे, जो इंस्टेंटली इंडिया को रिवाइव करते थे, उनमें से सबसे पहले किया गया डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, और रुपी वाज डिवैल्यूड। इंडियन रुपी को डिवैल्यूड किया गया, इसकी वैल्यू कम की गई।
डिवेल्युएशन ऑफ इंडियन रुपी की अगर मैं बात करूं तो ये 1 जुलाई में पहले दिन, 2 और 3 जुलाई में 2 स्टेजेस में हुआ डिवेल्युएशन। डिवेल्युएशन क्या होता है दोस्त, तो समझना। डिवेल्युएशन होता क्या है मेरे बच्चे, तो समझो। डिवेल्युएशन मींस, मान लो पहले कोई करेंसी यानी कि $1 बराबर 50 रुपए है। अगर हम खुद की करेंसी की वैल्यू कम कर दें और ये बोलें कि भाई $1 बराबर 100 रुपए है, तो इसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन। इसे क्या बोलते हैं, डीवैल्यूएशन। याद रखना, ये रुपी वॉज डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, दिस डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी वॉज डन थर्ड टाइम। ये तीसरी मर्तबा इंडिया के अंदर इंडियन रुपी का डिवैल्यूएशन हो रहा था, और ये तीसरी मर्तबा में 2 बार हुआ था। डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट क्या आता है, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग। आप समझना चाहेंगे और शायद नहीं भी समझना चाहें, बिकॉज आई नो यू गाइस। डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट क्या होता है, अब समझो। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, यू डोंट डिजर्व डेमोक्रेसी, यू डोंट डिजर्व, यू डोंट डिजर्व, है ना। इसलिए ही चाइना जैसे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं। कोरिया जैसे कंट्रीज में किंग ओंग यूंग जैसे शासक बनते हैं। अब सुनो, सुनना है सुनो, आई डोंट केयर, अभी सुनो। इसका इंपैक्ट क्या होता है डिवैल्यूएशन का। मेरे दोस्त, मान लीजिए देर आर 2 कंट्रीज, विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मानो इंडिया से अमेरिका में हम टमाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टमाटो, ठीक है। प्राइस ऑफ द टमाटो इज 50 रुपीज पर केजी। कितना है, 50 रुपीज पर केजी पर आप टमाटर एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया से, कहां पर, यूएस में। अब यूएस में डोनाल्ड ट्रंप साहब टमाटर लेने के लिए जाते हैं। ट्रंप साहब टमाटर लेने के लिए जाते हैं, तो एक किलो टमाटर बराबर 50 रुपए है, और 50 रुपए के लिए कितने डॉलर देने पड़ेंगे, $1। तो ट्रंप साहब $1 में कितना किलो टमाटर खरीद रहे हैं, 1 किलो टमाटर खरीद रहे हैं, 1 किलो टमाटर खरीद रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने डीवैल्यूड कर दिया। हमने क्या किया, डीवैल्यूड कर दिया। तो अब टमाटर की प्राइस तो 50 रुपए ही है। अब ट्रंप साहब जाएंगे और जब वो $1 देंगे, कितना डॉलर देंगे, $1। तो $1 बराबर कितना हो गया, 100 रुपया। टमाटर की प्राइस कितनी है, 50 रुपए। तो $1 में उसे कितने किलो टमाटर मिलेंगे, 2 किलो टमाटर। तो इंडियन टमाटोज की यूएस मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे, इट विल इंक्रीज। डिवैल्यूएशन इंक्रीजेस एक्सपोर्ट्स। डिवैल्यूएशन से इंक्रीज होते हैं एक्सपोर्ट, इट इंक्रीजेस एक्सपोर्ट्स। इससे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज यूएस में रहने वाले लोगों के लिए टमाटर सस्ते हो गए। हालांकि टमाटर की तो प्राइस वही है, इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। तो रुपी वॉज डीवैल्यूड। दूसरी बात कही गई थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए लेकर आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 की ही बात कर रहा हूं दोस्त। कौन सी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लाई गई। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ही इंट्रोड्यूस किया गया एलपीजी रिफॉर्म्स को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स को। देवर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी। अब इनमें से एल का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, पी का प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट वांट,
प्लीज डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम नॉट देयर टू मेक यू पढ़ लो बच्चा, है ना। आई एम जस्ट हियर टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज लिबरलाइजेशन? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन इंडिया गोट इंडिपेंडेंट, जब इंडिया आजाद हुआ तो आजादी के समय वी डोंट वांट कि एक कोई कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कोई इंडिया की प्राइवेट कंपनी इतनी पावरफुल बन जाए और पूरे देश को कंट्रोल करने लगे। वी वर वेरी स्केर्ड, तो इसीलिए इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर में भी, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज पर भी, कंपनीज खोलने के लिए भी हमने लाइसेंसिंग राज इंपोज किया था। क्या इंपोज किया था? लाइसेंसिंग सिस्टम। licensing system was introduced, licensing system was there। licensing system क्या था दोस्त? licensing system में कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर आपको करनी है, if you want to perform any production activity, there will be need of license, there will be need of license, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस वॉज नॉट सच ए इजी टास्क, और लाइसेंस लेना कोई बहुत इजी टास्क नहीं था कि आराम से गए एक ऑफिस में एक लाइसेंस ले लिया। इनफैक्ट एवरीथिंग वॉज टू गो थ्रू द लाइसेंस, हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। आपने कोई फैक्ट्री लगानी है तो, जूते की फैक्ट्री लगानी है तो एक दिन में कितने जूते बनाएंगे वो भी आपको बताना पड़ रहा था, उससे ज्यादा नहीं बनाओगे ये भी आपको करना पड़ता था। कितनी लेबर लगाओगे, कितनी सैलरी दोगे, हर चीज आपको परफॉर्म कर बतानी पड़ती थी, ऑलरेडी आपको मेंशन करना पड़ता था। और फिर इनकी इंक्वायरी के लिए, इनकी जांच के लिए आपके फैक्ट्रीज में पुलिस आती थी, वो देखती थी कि भाई आपको तो 50 जूते बनाने की परमिशन मिली थी, आपने 51 जूते क्यों बना दिए। ऐसी बहुत सारी चीजें थी। सो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में यह डिसाइड किया गया कि जितनी भी बैरिकेड टू द ट्रेड, यानी कि व्यापार में जितने भी गतिरोध बनने वाले या अवरोध उत्पन्न करने वाली चीजें हैं उनको खत्म किया जाए। सो फॉर इन लिबरलाइजेशन लाइसेंसिंग राज वाज अबोलिश्ड, लाइसेंसिंग राज जैसी चीजों को अबोलिश किया गया। दैट मीन्स फ्रीडम टू ट्रेड, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग फ्रीडम टू ट्रेड, व्यापार करने की छूट देने की प्रक्रिया को ही लाइसेंसिंग राज कहते हैं। व्हाट इज लाइसेंसिंग राज? लाइसेंसिंग राज इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग फ्रीडम टू ट्रेड, पहले पर बाय गिविंग फ्रीडम टू ट्रेड बाय abolishing बैरिकेड्स टू द ट्रेड, व्यापार में आ रहे व्यवधानों को समाप्त कर व्यापार करने की छूट देने की प्रक्रिया को ही लिबरलाइजेशन कहते हैं। वी कॉल दैट लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्त? उसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। दूसरी चीज क्या थी? पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। दूसरी चीज क्या थी? पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। अब बच्चे हो क्या रहा था समझना। पहले ज्यादातर कंपनियां क्या थी? सरकारी कंपनियां थी। पहले ज्यादातर कंपनियां क्या थी? सरकारी कंपनियां थी, पब्लिक कंपनियां हुआ करती थी। अब सरकारी कंपनियों का मेन ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं होता है। आप कहोगे सर क्यों नहीं होता? अरे भाई सरकार हमने क्यों बनाई है? सरकार पैसे बनाने के लिए बनाई है, देश चलाने के लिए? देश चलाने के लिए। और वेलफेयर स्टेट हमारे यहाँ तो भाई सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी देश है। वैसे भी इंडिया और डेवलपिंग नेशंस में भाई बहुत सारा सरकार को एफर्ट डालना पड़ता है, सरकार को बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो हमारे ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कंपनीज और पब्लिक कंपनीज बिफोर 1991 most of the companies were
most of the companies were पब्लिक कंपनीज, सरकारी कंपनियां थी। अब उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आइदर दे वर मेकिंग लेस प्रॉफिट, आइदर they were not making profits, they were making losses or minimum profits। अब ऐसे में उनको जिंदा रखने के लिए सरकार को हर साल बहुत सारा पैसा इनमें डालना पड़ता था, हर साल। नाउ ये डिसाइड किया गया प्राइवेटाइजेशन में कि इन पब्लिक कंपनीज की ओनरशिप को सेल कर दिया जाए। सेलिंग ऑफ देयर ओनरशिप, सरकार की जो ओनरशिप है इसमें, सरकार का जो मालिकाना हक है इसमें, उसको प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, उद्योगपतियों को बेच दिया जाए, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। इन्वेस्टमेंट मीन्स खरीदना, डिसइन्वेस्ट मतलब उस खरीदी हुई चीज को बेचना, यानी कि इससे डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। इससे क्या होगा? इससे सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा मिलेगा, डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार की कैपिटल रिसिट बढ़ती है, पैसा इनकम बढ़ती है सरकार की। सरकार उस पैसे को कहीं अच्छे काम में लगा ले जहां ज्यादा जरूरत है। दूसरा, हर साल जो टेंशन बनी हुई थी कि इनको जिंदा रखने के लिए इसमें पैसा लगाओ, इनको जिंदा रखने के लिए इनमें पैसा लगाओ, वो हर साल की टेंशन, हर साल की चिक खत्म हो गई। और जब प्राइवेटाइजेशन होगा, जब प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर ध्यान देंगी, कंज्यूमर को खुश करने की बातचीतों पर ध्यान देंगी, कंज्यूमर के लिए बेटर प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सारी चीजों का ध्यान देंगी, बिकॉज दे वांट टू अर्न द प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट जब उन्हें मिलेगा जब कंज्यूमर उनकी चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा। एंड when consumer will be buying their product, when the consumer is satisfied, so consumer satisfaction will be the priority of the private companies. So that is privatization. So under privatization, what is privatization? Privatization is a process of transferring government ownership to private ownership, उसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। वी कॉल दैट प्राइवेटाइजेशन, उस चीज को हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? तीसरा और लास्ट, इंडिया में जब भी कोई कंपनी आने की बात कहती और इंडिया को वो कहानी सुनाती कि भैया हम गरीब आदमी हैं, साइड में पड़े रहेंगे, आपके महान देश के अंदर हम काम कर लेंगे, हम भी कुछ पैसा कमा लेंगे और आपको कुछ टैक्स बनाकर दे देंगे। इंडिया ने ये कहानी पहले भी सुनी थी। वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही कहानी सुनाई थी, बोलता बावला ने, है ना, तात्या बिच्छू ने यही कहानी तो सुनाई थी। सो इंडिया वाज स्केर्ड बाय दिस स्टोरी। इंडिया को ये कहानी से ही डर लगता था। इंडिया ने कहा, ओ भैया ये कहानी हमने पहले भी सुनी है और फिर 200-300 साल तुम निकले ही नहीं, यहीं पर राज करते रहे भैया। ना ना जी ना, ऐसा मत करो, प्लीज डोंट डू दिस। So India was not allowing multinational companies or international companies to enter in the domestic market of India because India was very scared. कहा जाता ना, दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। This was the डर, वो डर था कि यार फिर से कोई कंपनी आए, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही कहा था, वो व्यापारी की तरह आए थे। सो ईस्ट इंडिया ना तो किसी विदेशी कंपनी को भारत में आने देता था, ना किसी विदेशी कंपनी का भारत में इन्वेस्टमेंट आने देता था। इंडिया गेट बंद करके रहता था, नहीं भैया नहीं 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 नहीं,
अंदर नहीं आने का। नाउ इन नेक्स्ट पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन, विच इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में इंडिया ने कहा कि ठीक है आ जाओ, लेकिन हम तुम्हारे जेब वेब अच्छे से चेक करेंगे कि कुछ गलत चीज तो नहीं लेकर आ रहे हो। पैसा डालना इंडिया में, आ जाओ लगा लो, लेकिन हम बताएंगे इन इन सेक्टर्स में इतना इतना पैसा आपने लगा सकते हो। कंपनी आ रही है, आ जाओ काम कर लो, लेकिन परमिशन हम देंगे। सो सिंपली ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ allowing foreign companies to work in India and allowing Indian companies to work abroad. This whole process is known as globalization, और इन तीनों को ही मिलाकर वी कॉल देम एलपीजी रिफॉर्म्स। तो इस तरीके से 1991 में लाए गए एलपीजी रिफॉर्म्स। कब लाए गए? 1991 में। 1992 आ गया। अब हमें 5 ईयर प्लान की जरूरत थी, क्योंकि अब हमारे पास पैसा आ चुका था। तो शुरुआत होती है 8th 5 ईयर प्लान की, 8वीं पंचवर्षीय योजना की। 8th 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्ट टाइमिंग क्या था? टाइमिंग वाज 1992 से लेकर 5 जोड़ो कितना आ जाएगा? 1997। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं 8th 5 ईयर प्लान में, अब थोड़ा पैसे वाले हो गए ना, पैसे वाला आदमी पैसे वाला हो जाता है तो बतौलेबाजी ज्यादा करने लग जाता है, बातें करने लग जाता है। आपने देखा होगा ना, मोटिवेशन किसका अच्छा लगता है? शाहरुख खान मोटिवेशन देता तो अच्छा लगता है ना। बट शाहरुख खान ये शाहरुख खान क्यों बोल सकता है कि भैया मैं पैसे के लिए नहीं कमाता? क्योंकि उसने पैसा बहुत कमा लिया, अब वो इस चीज से ऊपर उठ चुका। हमारे लिए तो फिर वो चीज इंपॉर्टेंट है ना। सो ये बड़ी बड़ी बातें जब अमीर आदमी बोलता है तो ये अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्या हो गया, आप लोग भी ऐसे ही हो। खैर अभी हो क्या गया कि अभी कोई भी आ जाता है फटीचर और इंस्टाग्राम पे एक तरफ मुंह कर माइक लगाकर रील में बोलता है कि अमीर होने के, तो वो तो पहले गरीब है, उसको वो फालतू का मोटिवेशन, वो मोटिवेशन अंदर से नहीं है। ठीक है। सो बड़ी बड़ी बातें तभी अच्छी लगती हैं तो पैसे वाले हो जाए। तो यहां हमने ह्यूमन, ओहो चैट खोल देता हूं भैया, तुम मुझे मार ही डालोगे। ये लो बस। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट। और इस मॉडल की अगर मैं बात करूं दोस्त, 8th 5 ईयर प्लान के अंदर, खैर जॉन डब्ल्यू मिलर ने लिखा था तो कई बार जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल इसे कह देते हैं, बट यहां पर चल रही थी पीवी नरसिम्हा राव साहब और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की, तो इसीलिए इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। वी कॉल इट राव मनमोहन मॉडल। राव मनमोहन मॉडल भी इसे कहा जाता है। इसी 5 ईयर प्लान में मिड डे मील स्कीम 1995, मिड डे मील स्कीम है ना, आज तक की इंडिया की सबसे अच्छी स्कीमों में से एक है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना,
और गंगा स्वच्छता कार्यक्रम, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स इसके अंदर आई दोस्त। मिड डे कॉल क्या होता है? मिड डे मील है बेटा, कॉल नहीं है। खो न जाए ये तारे जमीन पर, देखो चांद कितने हाँ 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 हाँ। हाँ जी, अब सुनो, मेरी बात ध्यान से। 8th 5 ईयर प्लान चल रहा है। टारगेट यहां पर था हमारा 5.5% का। टारगेट कितना था? टारगेट था 5.5% का, और अचीव्ड ग्रोथ रेट जो हुई वो थी 6.8%। कितने? 6.8%। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है सर। इसीलिए 8th 5 ईयर प्लान के बारे में कहा जाता है दोस्त, क्या कहा जाता है? 8th 5 ईयर प्लान इज मोस्ट सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान, मोस्ट सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान। सबसे ज्यादा सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है 8th 5 ईयर प्लान। ये हमारा भाई प्रधानमंत्री रोजगार योजना 5.5 5.6, सॉरी 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 5.6 ये 5.6 ये, आई एम सो सॉरी, 5.6 है। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 5.6 का हमारा टारगेट था, और हमने अचीव करा 6.8% का। और इसमें फिजिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे हुए, याद रखना। फिर आता है 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान की टाइमिंग कितनी होगी दोस्त? 9th 5 ईयर प्लान की टाइमिंग कितनी होगी? 1997 से लेकर 2002। मॉडल वही चलेगा, फिर इस मॉडल में तो कोई चेंज नहीं आने का। ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव था, यहां पर ऑब्जेक्टिव रखा गया ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। अच्छा, एक और चीज याद रखना, 8th 5 ईयर प्लान के अंदर 6th वाली कहते हैं शायद मोस्ट सक्सेसफुल। हाँ, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी कह दो, 6th वाली को कहते हैं। किसने बताया ये 6th वाली को कहते हैं? कुछ पता भी है भाई? कुछ पता भी है या ऐसे ही? इसीलिए तुम लोगों को गाना गाना पड़ता है, क्या इतना बुरा हूं मैं मां? हाँ, तुम हो बुरे। इस 9th 5 ईयर प्लान के अंदर ही, इसमें 8th में याद रखना 2.6% अलोकेशन, फंड अलोकेशन किया गया टू एनर्जी सेक्टर। अलोकेशन टू एनर्जी एंड प्रायोरिटी, यहां पर प्रायोरिटी दी गई, प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मेरे दोस्त, 8th 5 ईयर प्लान से पहले हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किया, बोलो किया कि नहीं किया? तो प्राइवेट कंपनियां इंडिया के अंदर बढ़ गई, यस। तो 8th 5 ईयर प्लान में इंडिया अडोप्टेड इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिया अडोप्टेड इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिया ने इंडिकेटिव प्लानिंग चालू कर दी, किसमें? 8th 5 ईयर प्लान से। हाईएस्ट
हाईएस्ट अलोकेशन किसको किया गया था? एनर्जी को अलोकेशन किया गया था। सर 9th में अचीव हुआ था 6.8। यार क्या बताऊं मैं तुम्हें, 9th में 6.8 अचीव हुआ था। टारगेट तो 6.5 था भाई का, इसका टारगेट क्या था? 6.5, और अचीव कितना हुआ? 5.4। कहां से पढ़ के आ रहे हो? ये किसने दे दिया ये ज्ञान? मैंने तो अभी ऐसे तो कभी नहीं बताया होगा। क्लीन गंगा प्रोग्राम चलाया गया था, गंगा स्कीम इज दैट। कहां से ला रहे हो ये आंकड़े? मत बोलो, ये इस पे दिमाग ज्यादा नहीं देने का। ना ना, बहुत छोटे छोटे इसके अंदर स्क्रूज होते हैं, टूट जाएंगे बेटा। और तुम्हारे तो बड़े सॉफ्ट है, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है ना, खाली रहता है तो बने ही नहीं अच्छे से स्क्रूज। सर इंडिकेटिव प्लानिंग बेटा पहली क्लास के अंदर ही पढ़ाया था, बार बार नहीं पढ़ा रहा मैं। इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है? तुम्हें तो आदत पड़ गई है मजे लेने की। ठीक है, हाँ जी, ये था 9th 5 ईयर प्लान। अब आ जाओ, ग्रोथ रेट बता तो दी बच्चों, इसमें बता दी। 5.6 का टारगेट था, अचीव हुआ 6.8, और यहां पे टारगेट था 6.5 का और अचीव हुआ 5.4। ठीक है, ये भी फुल हो गया। हाँ जी, ये भी फुल हो गया। देन वी स्टार्टेड विद 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई, और 10th 5 ईयर प्लान की टाइमिंग क्या होगी दोस्त? 2002 से लेकर 2007 होगी। 2002 से लेकर 2007 होगी, सही है ना? गलत तो नहीं कर रहे ना? सही है। अगर ऑब्जेक्टिव की यहां बात करूं तो इसमें इंडिया अडोप्टेड मॉनिटरेबल टारगेट्स। मॉनिटरेबल टारगेट्स इंडिया ने बनाए। मॉनिटरेबल टारगेट्स यानी कि वो टारगेट्स जिन्हें वो मॉनिटर कर सके, जिन्हें वो क्वांटिफाई कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पर बात की गई सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की, कि सब लोगों को न्याय मिलेगा समाज में, कैसे भी आया हो, कोई भी आया हो, कैसे भी आया हो। लेकिन अब उसको कैसे आप मीजर करेंगे? मीजर करने वाली बात तो यहां पर है ही नहीं। तो 10th 5 ईयर प्लान में 11 मॉनिटरेबल टारगेट सेट किए गए थे। कितने? 11 मॉनिटरेबल टारगेट्स यहां पर सेट किए थे। 11 टारगेट्स इसमें सेट किए गए थे, जिसमें टारगेट था ग्रोथ रेट ऑफ 8%, ग्रोथ रेट ऑफ 8%, कि 8% की ग्रोथ रेट आपने करनी है। और साथ ही में ये वो दौर था कि यहां पर मेरे दोस्त, क्योंकि धीरे धीरे यहां अगर देखोगे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हो गई थी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हो गई थी, तो यहां पर स्टेट्स वर गिवन, स्टेट्स वर गिवन गिवन इंडिविजुअल टारगेट्स, इंडिविजुअल टारगेट्स, टारगेट्स, so balanced growth can be achieved. So balanced growth can be achieved, can be achieved। ठीक है, can be achieved। यहां पर जितने भी राज्य थे इनको अलग अलग इंडिविजुअल टारगेट्स भी दे दिए गए, दे दिए गए, ताकि एक बैलेंस ग्रोथ जो है वो अचीव हो पाए। टारगेट्स फॉर ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट टू, बेसिकली सही है। ठीक है जी, यहां पर रिडक्शन बहुत सारे 11 टारगेट्स थे, लाइक जेंडर गैप
की बात करी, यहाँ पर लिटरेसी की बात करी थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करी थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने की बात करी गई थी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी सारी चीजें। यहाँ टारगेट था हमारा 8% का, बट व्हाट वी अचीव्ड द ग्रोथ रेट ऑफ 7.6%। व्हाट we achieved the growth rate of 7.6%। 7.6% की हमारी ग्रोथ रेट रही किसमें, 10th 5 ईयर प्लान के अंदर। किसमें, 10th 5 ईयर प्लान के अंदर दोस्त। ठीक है, फिर चालू होता है 11th 5 ईयर प्लान। कौन सी 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान 11th 5 ईयर प्लान की टाइमिंग जो थी 2007 से लेकर 2012, 2007 से लेकर 2012। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें 12th 5 ईयर प्लान के अंदर, मनमोहन सिंह साहब उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो यहां ऑब्जेक्टिव रखा गया था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास यहां 11th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। अगर मॉडल की मैं बात करूं तो इट वाज प्रिपेयर्ड बाय डी रंगाराजन, इसीलिए इसे रंगाराजन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। वी कॉल इट बाय द नेम रंगाराजन मॉडल। टारगेट्स क्या थे यहां दोस्त, टारगेट सिंपली वही थे, और यहां पर हाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को, एग्रीकल्चर के अंदर टारगेट था कि हमारा टू अचीव 4% ऑफ ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ रेट ऑफ 10%, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ रेट ऑफ 10%, 10% की मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ रेट अचीव करना। ऐसे बहुत सारे स्लाइटली और भी बहुत सारे अलग अलग मिनी टारगेट, सेगमेंट वाइज ये इसमें टारगेट थे। इसके साथ साथ बेसिकली बहुत सारी माइनॉरिटीज के लिए भी यहां पर काम किया गया, और काफी वाइड काम रहा 11th 5 ईयर प्लान का। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट को 5% कम करना, पॉवर्टी, हाँ ये लिख लो चाहे, अनएम्प्लॉयमेंट को टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय 5%, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय 5%, अनएम्प्लॉयमेंट बाय 5%, 5% कम करना, टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय 10%, टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय 10%। ऐसे अलग अलग बहुत सारे टारगेट्स इसमें सेट करेंगे। ओवरऑल जो हमारा जीडीपी का जो टारगेट था, ओवरऑल जो हमारा जीडीपी का जो टारगेट था, जीडीपी का टारगेट था ग्रोथ रेट ऑफ 9%। जीडीपी का टारगेट क्या था दोस्त, ग्रोथ रेट ऑफ 9%। लेकिन व्हाट वी अचीव्ड द ग्रोथ रेट ऑफ 8%। वी अचीव्ड द ग्रोथ रेट ऑफ 8%। अब देखो, अभी तक जितने 5 ईयर प्लान बनाए उनमें से सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, हाँ फेल हुआ, हाँ हुआ है, लेकिन 11th 5 ईयर प्लान अचीव्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट, अचीव्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट। तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसकी रही दोस्त, हाईएस्ट ग्रोथ रेट रही हमारी 11th 5 ईयर प्लान की रही। किसकी रही, 11th 5 ईयर प्लान की रही हाईएस्ट ग्रोथ रेट। किसकी, 11th 5 ईयर प्लान के दोस्त। ठीक है, अब फिर आते हैं 12th 5 ईयर प्लान। 2012 के अंदर 12वीं पंचवर्षीय योजना आई। 2012 के अंदर 12th 5 ईयर प्लान। टाइमिंग क्या था 12th 5 ईयर प्लान का, 2012 से लेकर 2017 तक। और 12th 5 ईयर प्लान के अगर ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं दोस्त, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें 12th 5 ईयर प्लान में, तो ऑब्जेक्टिव था फास्टर सस्टेनेबल, एक वर्ड जोड़ दिया गया सस्टेनेबल, एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास। यहां पर बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट
वेयर डेवलपमेंट इज नॉट सीन एज ए हर्डल, और रादर डेवलपमेंट इस तरह का हो ताकि फ्यूचर जनरेशन भी रिसोर्सेज का यूज कर पाए। ठीक है, सो दिस वाज 12 5 ईयर प्लान, और इसमें भी बेसिकली जो टारगेट्स थे वो सम हाउ सिमिलर ही थे, सिमिलर टू 11th 5 ईयर प्लान। जैसे एग्रीकल्चर को 4% से बढ़ाना, इनफैक्ट आज भी हमारा जो टारगेट है ना एग्रीकल्चर के लिए, इकोनॉमिक सर्वे में देखो वो 4% है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10%, जीडीपी 8%, तो सम हाउ देवर द सिमिलर टारगेट्स। अब हुआ यूं कि 2014 में एंड चुनाव हुए, और चुनाव में यूपीए सरकार हार जाती है और एनडीए सरकार आ जाती है। एंड 2014 मिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, और नरेंद्र मोदी साहब ने डिक्लेयर किया बेसिकली ही अबोलिश्ड प्लानिंग कमीशन। उन्होंने कहा कि ये प्लानिंग कमीशन बेकार चीज है, और इन्होंने इसे अबोलिश कर दिया। प्लानिंग कमीशन वॉज अबोलिश्ड बाय एनडीए गवर्नमेंट इन 2014। लोगों ने कहा कि सर अब इसके बाद क्या? मेरे दोस्त, ये जो 5 ईयर प्लान है, याद रखना, असल में 2012 से लेकर ये 2014 तक ही काम कर पाया। अब ऐसा नहीं है कि उसके बाद 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, नहीं, इट कंटिन्यूज अप टू 2017, लेकिन 2014 से इसकी फंडिंग जीरो कर दी गई थी। तो ये 5 ईयर प्लान अपना पूरा टाइम तो इसने करा है, पूरा टाइम इसने करा है, लेकिन 2014 में ही इसके पैसे जीरो कर दिए गए। फिर 1 जनवरी 2015 को जन्म लेता है नीति आयोग। नीति आयोग बोलता है कि मैं योजना आयोग से अच्छा हूं, मैं योजना आयोग से बेहतर हूं। अब होता क्या है नीति आयोग, ये जानेंगे अगले एपिसोड में, यानी कि अगली क्लास में। अभी आपके मैं डाउट्स देख लेता हूं, कुछ काम के होंगे, कुछ फालतू के होंगे, बट आई हैव टू सी बिकॉज मेरा मन नहीं मानता। सर चैट में दीपू फालतू बोल रहा है, क्या बताएं, चैट में तो सारे ही फालतू बोल रहे हो तुम। सर ये 5 ईयर प्लान को लीडिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों मिलकर क्यों नहीं बनाते हैं? इसके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का चांस नहीं रहेगा। अरे हर पार्टी अलग तरीके से देश चलाना चाहती है, अलग सिस्टम होता है सबका, अलग चीजें होती है। दीपू ज्यादा ही कुछ बोल रहा है क्या? हाँ भाई, ध्यान से बच्चे। सर फिर तो डिवेल्युएट तो क्यों नहीं कर देते जिससे बहुत एक्सपोर्ट हो? अभी अपन लोग डिवेल्युएट नहीं कर सकते बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई अगेन, अगर बहुत ज्यादा डिवेल्यूट कर देंगे तो फिर उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। ठीक बात है, डोनाल्ड ट्रंप हमारी चीजें ही मांगेगा, लेकिन फिर उतनी चीजें हमारे पास देने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर धड़ाम से गिर जाएंगे। सर आप सस्पेंस करके जाते हो। सर बुक में आर्टिकल 370 नहीं मिल रहा है, आप मुझे थोड़ा समझा देंगे। आर्टिकल 370 एलिमिनेट हो गया बेटा। स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, कि जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को इंडिया खत्म नहीं कर सकता विदाउट आस्किंग दी स्टेट असेंबली। अब वो खत्म कर दिया गया। क्या करो, आप अच्छे भाई नहीं हो, ठीक है भाई। सर इंडिया में क्या हो रहा है? 26 जुलाई को कर्नल रितेश को कुछ इमरजेंसी वहां लीव लेके आए थे, तभी एयरपोर्ट से स्पाइस जेट ने उन्हें हिट किया था। देन कर्नल सेल्फ डिफेंस के लिए सेक्शन 96 टू 1 से तहत किए थे सर, बट अंडर आर्टिकल भी बोला 2020 राइट टू सेल्फ लॉ बार इन रिस्पेक्ट ने। आई रीड दैट, मुझे पता नहीं था, मैं पढ़ूंगा इसमें। सर 10th 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या है? कुछ कोई मॉडल नहीं है दोस्त। सर आई हैव 3 क्वेश्चन। ऐसा कोई 5 ईयर प्लान नहीं है जिसमें रिपीट किया हो? नहीं। सर अमेरिका ने ऑल कंट्रीज पर टैरिफ क्यों लगाया, कोई रीजन? क्योंकि अमेरिका धीरे धीरे, अमेरिका जो था बेसिकली, अमेरिका यूजुअली जब इनिशियल स्टेज में अमेरिका जब बहुत बड़ा बना तो उसने डेवलपिंग नेशंस को बहुत छूट दे रखी थी। इसके कारण से अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा था, है ना। सर जम्मू एंड कश्मीर डिमांडिंग स्पेशल स्टेटस अगेन। हाँ स्पेशल स्टेटस देंगे शायद, जम्मू को शायद अलग नया स्टेट बनाएंगे, कश्मीर शायद यूनियन टेरिटरी रहेगी, बट वो स्टेट बनाना पड़ेगा वापस से जम्मू को। सर आईएमएफ को जो 3 कंडीशन एलपीजी, उसमें आईएमएफ को क्या प्रॉफिट होगा? आईएमएफ को प्रॉफिट हुआ जब मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आने लगेंगी, तो अमेरिका की कंपनी भी आएंगी ना इंडिया में, वो पैसा कमा के लेके जाएंगी, है ना।
सर ये जो भी अमृतकाल चल रहा है ये क्या है, बहुत मजा आ रहा है सर। 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग इंक्रीज डिक्रीज ग्रोथ रेट होते रहे क्या? हाँ, बहुत ऊपर नीचे चलता रहा सर। पिछले 5 ईयर प्लान में 6.2 के समथिंग अचीव हुआ था, तो इसमें 8 5 ईयर प्लान को मोस्ट सक्सेसफुल क्यों कहा? 8 5 ईयर प्लान को मोस्ट सक्सेसफुल इसलिए कहा क्योंकि इसमें हमने 8th में जितना टारगेट करा था उससे ज्यादा अचीव करा। 8th में जितना टारगेट करा था उससे ज्यादा। अभी 11th 5 ईयर प्लान में 9 का टारगेट करा था, लेकिन 8 ही हमने अचीव करा। विदेश जाने के लिए बहाने प्रयोग करते थे। हाँ जी सर, कल मैंने आपको और नैना को देखा था सर। अब सर जी, पहले मुझे इकोनॉमिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपसे एक बाद मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। थैंक यू जी, लव यू सर जी, लव यू जी। जय हिंद जी, जय हिंद। मुझे याद है जब स्पाइस का एक्सपोर्ट करते सर अलग अलग कंट्रीज, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया ने रिटर्न करवाया था, बट क्योंकि आज ज्यादा क्वांटिटी में पता नहीं क्या आप कह रहे हैं सर। फॉरेन कंपास कौन हैंडल करता है कंपनीज को? पहले बोर्ड हुआ करता था FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, अभी डायरेक्ट कैबिनेट करती है ना सर। फुल मैप बनाकर दिखाओ, बना देंगे कभी सर। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन तो बेसिकली अंदर अंदर हमने अपने जैसे टाटा, रिलायंस, इनको छूट दे कि भैया आप जितना काम करना चाहते हो, जैसा काम करना चाहते हो कर लो, दैट इज लिबरलाइजेशन। लेकिन विदेशी कंपनी को इंडिया में आना और इंडियन कंपनीज को बाहर जाने की फ्रीडम देना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, दैट इज द डिफरेंस सर। गवर्नमेंट ने एजुकेट कैरियर टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया, हाँ अब उसमें क्या ही कह सकते हो, सरकार ने किया है भाई। इस नेगुलर प्रॉब्लम इफेक्ट ऑन अमेरिका, हाँ जी बिल्कुल, उससे भी इफेक्ट आया सर। कुछ साल पहले भारत ने कौन से गोल्ड वर्ल्ड बैंक से चुराए थे? कभी नहीं चुराए, हट कोई प्राइवेट कंपनी खरीद ली तो उसके बारे में पता लगाने पड़ता है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं है, हाँ वो पूरा पता लगाना पड़ता है सर। जो SSC एग्जाम हुए थे सर, जो कंपनी सर वहां तो गवर्नमेंट ने खरीदी थी सर, अनटिल द कंपनी, वो गवर्नमेंट भाई बेटा सर एक टाइम पे लोन लेना पड़ा था सर जी। हाँ वही मैं सिचुएशन मैंने समझाई सर। अगर हम पैसे की जरूरत नहीं थी, अपने पैसे को छाप क्यों नहीं, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट करेंसी, वो लेंगे क्या ऐसे? मान लो तुम छाप के दे दिए, वो नकली है, वो कहेगा भाई साहब तुम्हारी इस करेंसी की तो वैल्यू नहीं है। सर रुपीज की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर कर, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। पूरी दुनिया जब हमसे ट्रेड करने लगेगी तो सब कहेंगे मुझे रुपए दो, मुझे रुपए दो, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर रुपी अप्रिशिएट होगा। ठीक है सर जी, डिवेल्युएशन जो बेनिफिट होता है अमेरिका को होता है सर। अभी अमेरिका सब देशों पर टैरिफ बंटवाए, क्योंकि मैंने बता दिया सर, मुझे नैना मिल गई है, किसी को नहीं मिली सर। अमेरिका का डॉलर का डिवेल्यू नहीं होता, फिर वो इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है भाई सर अमेरिका। वो क्यों है, उसके पीछे की दूसरी कहानी है। ठीक है भाई। अब सर व्हाट डज मॉडल मीन्स? मॉडल मीन्स वे। आप अमेरिका जाने के 50 तरीके हैं, जहाज से भी जा सकते हो, डंकी मार के भी जा सकते हो, हवाई जहाज से भी जा सकते हो, पानी के जहाज से, सो दीज आर सर्टेन वेज। ठीक है। इन मोमेंट मनमोहन सिंह प्लेड ए वाइट रोल एज PM, वाइट रोल, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट एंड सेकंड डिवेल्युएशन कब हुआ था बेटा? बता दिया था, फर्स्ट हुआ था आपका 1962 में, फिर 1965 में, ऐसा हुआ था। ठीक है, बता चुका था मैं सर। ये टैरिफ क्या होता है? टैक्स ही होता है एक तरह का। अमेरिका में भी टमाटर का दाम 50 रुपए है। अरे 50 रुपए टमाटर के दाम है, अब 50 रुपए है, अब 50 रुपए के बराबर वो अपनी करेंसी देंगे ना। ठीक है, चलो क्यों अबोलिश कर दिया, कैसे अबोलिश कर दिया, ये कहानी सारी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे दोस्त, उस पर अभी जाने से कोई फायदा होगा नहीं। रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। कल थोड़े से वाइज बन के आना, कुछ अच्छी बातें और बतानी मुझे आप लोगों को। और बाकी यू कैन फॉलो अस ऑन दिस सोशल मीडिया हैंडल्स, दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स। विल सी यू इन द क्लास। तब तक ले ख्याल रखें दोस्त, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।